आज की कहानी है पूस की रात। मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी हुई। हल्कू ने घर आकर अपनी पत्नी मुन्नी से कहा कि घर में जो रुपए रखे हैं उसे ले आओ, सहना आया है उसे दे देता हूँ ताकि उसे पीछा छूटे। बरामदे में झाड़ू लगा रही मुन्नी ने पलटकर गुस्से से हल्कू को देखा और बोली, 4 रुपए ही तो बचे हैं घर में, अब वो भी सहना को दे दोगे तो माघ पूस की कड़कड़ाती ठंड में कैसे कटेगी। सहना ने कह तो दिया कि अभी पैसे नहीं हैं, फसल कटने पर दे देंगे। हल्कू एक घड़ी सोच पर पड़ गया और मुन्नी की बात भी सही है, कंबल के बिना ठंड काटना मुश्किल हो जाएगा। ताकि हल्कू उस अड़ियल सहना को जानता था वो पैसे लिए जाएगा नहीं। हल्कू ने सोचा कि सर्दियों में सर्दी में देख लेंगे, फिलहाल इस बला को तो पीछा छूटे। हल्कू अपनी पत्नी की ओर बढ़ा और उसके पास जाकर बैठते हुए धीरे से उसकी खुशामद करते हुए बोला, दे देना पैसे, कम से कम यह पीछा तो छोड़ेगा और कंबल के लिए मैं तब तक कोई दूसरा उपाय सोच लूँगा। हल्कू की बात सुनकर मुन्नी गुस्सा हो गई। हल्कू को गुस्से से घूरते हुए मुन्नी ने कहा कि तुम तो चुप ही रहो, बताओ जरा कौन सा उपाय है तुम्हारे पास। ऐसे ही कोई तुम्हें खैरात में कंबल तो ना देगा। न जाने कौन सा कर्ज है जो कभी चूकता ही नहीं है। तुम ना खेती करना छोड़ दो तो क्या फ़ायदा खेती का, जब फसल कटते ही पूरी कमाई कर्ज चुकाने में चली जाएगी। तुम्हें तो सही लगता है तुम करो, लेकिन मैं तो एक पैसा नहीं दूंगी। मुन्नी की गुस्सा से लाल होता देख हल्कू उदास हो गया और धीमे से बोला, तुम क्या मैं उसकी गाली खाऊं। उसकी बात सुनकर मुन्नी का मन पसीज गया और आवाज़ में थोड़ी नरमी लाते हुए बोली, ऐसे कैसे वो गाली दे देगा, क्या उसका राज चलता है। यहाँ मुन्नी जानती थी कि हल्कू की बात में कड़वी सच्चाई है, इसलिए वह उठी और चुपचाप कमरे में रुपए निकाल कर ले आई और हल्कू को थमाते हुए बोली, मैं फिर कह रही हूँ कि तुम यह खेती बाड़ी छोड़ दो, मजदूरी करो तो कम से कम किसी की सुननी तो नहीं पड़ेगी, 2 वक्त की खाना तो नसीब होगा। मुन्नी की बात सुनकर हल्कू चुपचाप सिर झुकाए रुपए लेकर बाहर चला गया। हल्कू उन 3 रुपए की अहमियत जानता, जिसे उसकी पाई पाई अहमियत जानता था, जिसे उसने पाई पाई जोड़कर कंबल खरीदने के लिए जमा किए थे। सहना को रुपए थमाते हुए हल्कू के हाथ कांपने लगे, जैसे वो सीने से अपना दिल निकालकर सहना की हथेली में रख रहा हो। वक्त बीतता गया और पूस की वो कड़कड़ाती सर्द रातें भी आ गई। आसमान में जैसे चांद तारे की भी ठंड से ठिठुरने लग रहे थे। हल्कू अपने खेत के किनारे बांस वो पत्तों के बनाए मचान के नीचे पुरानी सी चादर ओढ़े कपकपाते हुए बैठा था और साथ में उसका कुत्ता जबरा भी उसके साथ था, जो सर्दी के कारण बार बार कूं कूं की आवाज़ निकालने जा रहा था। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि दोनों की आंखों की नींद कोसों दूर थी। सर्दी से खुद को बचाने के लिए हल्कू ने अपने गर्दन को घटने से सटाते हुए कुत्ते की ओर देखते हुए कहा कि जब पता था कि यहाँ इतना ज़्यादा ठंड है तो क्यों मेरे पीछे पीछे खेतों में आ गया। घर में होता तो कम से कम 4 दीवारियों में इतनी ठंड तो ना लगती। अब पेड़ पड़े रहो यहाँ ठंड से। यहाँ जब जबरा शांत हो गया कि शायद उसे पता चल गया है कि उसका मालिक को कूं कूं की आवाज़ से नींद नहीं आ रही है। इसके बाद हल्कू गर्दन घुटने पर सटाते सोचने लगा, सब किस्मत की बात है। हम यहाँ ठिठुरते हुए रात काट रहे हैं और वो पैसे वाले बिना कुछ ही मज़ा लूट रहे हैं। इसके बाद हल्कू के चिलम भरी और ठिठुरते हुए उसे पीने लगा। हल्कू ने अपने कुत्ते जबरे को देखकर उसके कहने लगा, आज यह रात किसी तरह कट ले, कल से मैं तेरे लिए यहाँ पुआल बिछा दूंगा। जब ज़्यादा ठंड लगेगी। हल्कू वहीं ज़मीन पर लेट गया और सोचा कि कुछ देर के लिए आंख मूंद कर सो लूँ, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, ठंड की चुभन जैसे पूरे शरीर में सुइयां चुभने लगी। कुछ देर करवट बदलने के बाद हल्कू पूस की रात को कोसते हुए उठकर बैठ गया। सब कुछ करने के बाद भी ठंड जाने का नाम नहीं ले रही थी, तो हल्कू के पास बैठे उसके कुत्ते को उठाया और उसे गोद में लेकर लेट गया। ठंड के बचने के लिए जबरे के शरीर से आ रही दुर्गंध को भी हल्कू ने नज़रअंदाज कर दिया। जबरे को भी गर्माहट मिल रही थी और उसने भी आंखों मूंद ली थी। सोने की कोशिश कर रहा था
कि तभी जबरे को कोई आहट सुनाई दी। वो एकदम सावधान की मुद्रा में खड़ा होकर जबरा अचानक मचान के बाहर निकल कर और इधर उधर दौड़ते हुए जोर जोर से भौंकने लगा। कुछ देर वहां भौंकने के बाद जबरा दोबारा हल्कू के सट कर बैठ गया। ऐसे ही रात का 1 और घंटा बीत गया और ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही थी। हल्कू उठ कर बैठ गया, दोनों हाथों से टांगों को कसकर पकड़े हुए घुटनों पर सिर सटाए टिकाए बैठा था। ठंड से हल्कू को लग रहा था कि जैसे उसका खून जम गया हो। वह वहाँ बेबसी से बस सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। हल्कू के खेत के सामने ही आम का एक बड़ा सा बाग था, जिसे देखकर वो सोचने लगा कि पतझड़ शुरू हो चुका है और ज़रूर इन पेड़ों को पत्तियाँ झड़ी होंगी, तो उसे न इसके सूखे पत्ते लाकर देर तक आग सेंक लूं। हल्कू ने सोचा कि वह पत्तियां उठाने से चला जाए, पर कहीं रात के अंधेरे में उस पर कोई जानवर हमला न कर दे और उसे देखकर कोई भूत न समझ ले। कुछ देर यूं ही सोचने के बाद हल्कू एकदम से उठा और एक सूखे पौधे के उखाड़ कर उस मशाल की तरह जलाकर पेड़ों की ओर चल पड़ा। अपने मालिक की जाता देख जबरा भी झट से उठ गया और दुम हिलाते हुए हल्कू के पीछे चला गया। पेड़ों के पास पहुंचकर हल्कू ने उन विशाल पेड़ों को देखा और धीरे अंधेरे में एक भी डरावने लगा कि अपने मन के डर को दबाते हुए हल्कू नीचे से झुका और पेड़ों को आसपास पड़ी पत्तियों को बटोरने लगा। सूखे पत्तों को समेटने पर वो आवाज़ और ठंडी हवा के झोंकों को सह आ रही थी कि पेड़ों की ससराहट हल्कू को डरा रही थी। हल्कू ठंड में नंगे पांव पर पकड़ से मानो के तीर की तरह चुभ रहे थे। उन सब को ध्यान भटकाने के लिए हल्कू ने जबरे से बातें करना शुरू कर दिया था और कहने लगा, लग रही है ना तुझे भी बहुत ठंड, बस थोड़ी सी पत्तियां और इकट्ठी कर लेते हैं, फिर दोनों खूब आग सेकेंगे। हल्कू जितनी पत्तियां समेट सकता था समेट ली और मचान की ओर चल पड़ा। मचान के बाहर पहुंचकर हल्कू ने पत्तियों को आग लगाई और देखते ही देखते आग धधकने लगी और उसकी लपटें पेड़ों की छूने लगी। हल्कू और जबरा वहीं आग के पास बैठ गए। हल्कू अलाप में कभी अपने हाथ सेंकता तो कभी पांव तो कभी आग की पीठ कर बैठ कर जाता। जबरा भी आग के आस पास कर लेट गया और उसने लपटों को देखने लगा। हल्कू जबरे की ओर देख कर कहने लगा, कहा था ना कि मैंने अलाप जलाते ही ठंड नहीं लगेगी, बस सेंक ले जी भर कर आग। कुछ समय बाद वो आग के लपटें जैसे कहीं गुम हो गई और पत्तियों का ढेर सिमट कर राख में बदल गया। अब तो बस कोई हवा का झोंका आता तो मची बची कुची कहीं बीच के लाल लाल अनार के दाने की दिखाई देती। हल्कू राख की थोड़ी सी गर्माहट में वहीं चादर ओढ़े दुबक कर बैठ गया और वहाँ, लेकिन जैसे जैसे रात बीतती गई ठंड बढ़ता गया। लेखक मुंशी प्रेमचंद की। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।